नमस्कार, मैं हूं नृपेंद्र कुमार मौर्य और आपका द एडिटर्स शो में स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, चुनावी बिगुल बजा दिया है। तो आज हम इस शो में समझेंगे कि कांग्रेस की रणनीति क्या है, कांग्रेस क्या दिल्ली की जनता के लिए कर सकती है। इस चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है नवप्रवाह लाइव के संपादक अमित द्विवेदी जी। थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया और उस आपके माध्यम से आज हम और पूरी दर्शक ही समझेंगे कि कांग्रेस की रणनीति क्या है। तो सबसे पहले मैं अपने सवाल से बिना लाग लपेट के शुरू करना चाहता हूं कि पहला कि हम लोग कुछ दिन पहले हम कांग्रेस न्याय यात्रा कवर करने गए थे। वहां पे हम लोगों ने कांग्रेस की न्याय यात्रा में बहुत भीड़ देखी, करीब 3 से 4 हजार लोग उस यात्रा में शामिल थे। आपको क्या लगता है कि 10 साल के बाद फिर कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनेगी? ये कहना अभी थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी हम पिछली बार नागलोई गए थे जी। वहाँ से मेरे ख्याल से कंटेस्ट कर रहे हैं रोहित चौधरी, उन्हीं की न्याय यात्रा थी देवेंद्र यादव के साथ में। सबसे ज़्यादा भीड़, कई न्याय यात्रा हमने कवर की जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ उसमें देखने को मिली जी। तो ये कहना अभी तो फिलहाल ये भीड़ देख के ये कहना कि ये वोट्स में जाएगी कि नहीं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो वहाँ के लोग हैं जो रैली में शामिल थे, उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि अब वो केजरीवाल से बहुत दुखी हो चुके हैं। केजरीवाल का चाहे वो फ्री बीज वाला मामला हो या फिर और भी दूसरी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे दुखी हो चुके हैं। और बहुत सारी महिलाएं तो जो शराब कांड हुआ घोटाला, उसकी वजह से वो उनसे दुखी हैं। तो ये कुछ चर्चा जैसे होता है ना कि आपकी सत्ता बहुत लंबे समय तक हो तो उस पर उंगलियां उठने लगती हैं, एंटी इनकम्बेंसी होने लगती है। तो वो जो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की सत्ता के बाद दिखती है, वो दिख रही है इस बार। फिर ये सवाल आता है कि जो कांग्रेस इस न्याय यात्रा में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि 6 महीने पहले तक ये गठबंधन में थे, प्रधानमंत्री के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी एक थे जी, तो फिर उस समय कांग्रेस ने ये गठबंधन क्यों किया था? देखिए, वो आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जब पार्टी नहीं बनाई थी जी, आम आदमी पार्टी जब तक नहीं थी, अन्ना आंदोलन में जिन लोगों का नाम ले रहे थे, आपको ध्यान होगा कि वो जितने भी नाम लिए गए थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगर हम छोड़ दें, जैसे नितिन गडकरी का नाम ले रहे थे तो उनका छोड़ दें अगर हम, तो जितने नेताओं को ये भ्रष्ट बता रहे थे वो उन सारे नेताओं के साथ ये हाथ जोड़ के ऐसे खड़े थे, सारे आम आदमी पार्टी के लोग। अरविंद केजरीवाल जेल में थे, उनकी पत्नी उनके स्थान पर हाथ जोड़ के सबके साथ खड़े हुई दिखी। मैदान में भी वो चीजें दिखी जब वो अपने भाषण को दे रही थी। तो अब आप ये समझिए कि ये सत्ता जो है वो कुछ भी करा सकती है, कभी किसी से दुश्मनी हो जाती है। जो आज गाली दे रहा है वो कल हमारी तारीफों के पुल बांध देगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है राजनीति में। तो ये 6 महीने पहले कुछ और था, आज कुछ और है। और ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव आते आते कुछ और हमको दिखाई दे जाए। ऐसा भी हो सकता है कि अभी आज सुबह ये खबर आती है कि जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उनकी मुलाकात शरद पवार से होती है। उसके बाद देश की जो सबसे बड़ी एजेंसी है ANI, वो ट्वीट करके ये कहती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन कर सकते हैं। कांग्रेस को 15 से 20 सीटें और 50 से 55 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने वाली थी। लेकिन कुछ देर बाद फिर अरविंद केजरीवाल अपने ट्वीट से ये खंडन करते हैं कि नहीं, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भविष्य में गठबंधन की फिर सुगबुगाहट होगी? बिल्कुल हो सकता है। जब शरद पवार को लोग राजनीति में चाणक्य कहते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे वो चीज़ें ट्विस्ट कर देंगे, कहाँ पर चीज़ें बदल जाएंगी, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। जब आप ये देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति में उद्धव ठाकरे और मतलब आप बाला साहब ठाकरे अगर कहें हम, तो बाल ठाकरे की पार्टी शिवसेना और कांग्रेस जब एक हो सकते हैं, जबकि शिवसेना के जो बाल ठाकरे थे संस्थापक, जो उन्होंने कहा था कि हम अपनी दुकान बंद कर देंगे लेकिन कांग्रेस के साथ में हाथ नहीं मिलाएंगे, उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो जब शरद पवार वो भी
पॉसिबल करवा देते हैं, वो भी संभव हो जाता है। तो ये तो साथ में रहे हैं, इनका गठबंधन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनके साथ गठबंधन अगर हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और शरद पवार अगर इन्वॉल्व होंगे तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें काफ़ी हद तक हो सकती हैं। इनका एक एंगल ये भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो कमज़ोर करेगा वो उसके साथ हम जुड़ जाएंगे। तो ये एक, अब जब विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो हम लोगों ने जब मुद्दे बात किए, जब मैं कांग्रेस की रैली को खुद जब कवर कर रहा था तो मैंने महिलाओं से बात की। महिलाओं ने कहा कि आप कब तक हमको फ्री सुविधाएं दोगे, कब तक आप बिजली का बिल दोगे, कब तक फ्री राशन दोगे, आखिर 20 साल 25 साल कब तक दोगे, और आप जनता को वो चीज नहीं दे पा रहे हो। और फिर जब अरविंद केजरीवाल पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि जो ये अरविंद केजरीवाल के जो भ्रष्टाचार के आरोप है, क्यों? पहली बात क्योंकि उन्होंने जो अपना पार्टी की जो स्थापना की थी वही भ्रष्टाचार के खिलाफ की थी, और आज उन्हीं को शीश महल बना करके शराब घोटाला तमाम तरीके के घोटाले के आरोप में वो खुद गिरफ्तार थे और उनके अभी भी कई मंत्री जेल में हैं। तो क्या ये विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा मुद्दा है और इसे कांग्रेस कैसे बुलाएगी? बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको कांग्रेस को या जो भी दूसरी पार्टीज हैं, आम आदमी, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसको भुनाना भी चाहिए। अच्छा, भुनाना इसलिए चाहिए क्योंकि देखिए, एक तो वो होता है कि मैं कहूँ कि मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ जी, और मैं चोरी करते हुए पकड़ा जाऊँ, और मैं ये ना कहूँ कि मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ और मैं चोरी करते हुए पकड़ा जाऊँ। तो अगर आप खबर बनाएंगे तो इन दोनों जो एंगल्स हैं, खबरों का जो एक दृष्टिकोण होता है वो बदल जाता है जी। एक तो ये दावा कर रहा है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ और वो चोरी करते हुए पकड़ा जाए और दूसरा ये व्यक्ति जो कोई दावा नहीं करता है लेकिन चोरी करते हुए पकड़ा जाए, तो उसकी बहुत बड़ी खबर नहीं बनेगी। ऐसी चोरी खबरें बहुत सारी चोरी तो रोज होती है, हमेशा होती है। राजनीति में ये कहना कि मैं एकदम शरीफ हूँ, साफ सुथरा व्यक्ति हूँ, और दूसरा व्यक्ति जो हमारे सिस्टम में है वो सारे लोग चोर हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कटाक्ष होता है, जिसको ये आपके ऊपर बोझ होता है, जिसको आपको लेके चलना पड़ता है। अब आप खुद ही भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन करते हैं, इतना बड़ा आंदोलन होता है, और उसके बाद 10 साल के बाद आप ही उस आंदोलन, मतलब आप ही भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते हैं, आपके 2-2 3-3 बड़े मंत्री जाते हैं जेल में, और फिर उसके बाद जितने लोग हैं वो सारे लोग बेल पे हैं, जमानत पे, तो आपके ऊपर प्रश्न तो उठेगा ही। और जो भी राजनीतिक दल हैं उनके साथ में गठबंधन अगर नहीं करती हैं तो उसका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए और वो उनको उठाना चाहिए बेनिफिट। चर्चा तो होगी ना, आप प्रश्न तो करेंगे ही ना कि आप तो बोल रहे थे भाई, होती भी है। मैंने कई बार डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को कहते हुए सुना है, लोग बोलती बंद हो जाती है आम आदमी पार्टी के नेताओं की कि भाई आपका तो सृजन ही उसी आधार पे हुआ है, हाँ, भ्रष्टाचार के आधार पे आपकी एनजीओ थी, परिवर्तन होकर चलती थी। तो मैं सर अब थोड़ा सा, ये डिस्कशन हमारा कांग्रेस पे था, लेकिन मैं थोड़ा सा कांग्रेस से शिफ्ट होकर के आम आदमी पार्टी पे जाना चाहता हूँ। अब आम आदमी पार्टी से ही राज्यसभा की सांसद है स्वाति मालीवाल, वो लगातार पोल खोल कैंपेन चला रही हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। वो जानकीपुरम जाती हैं, वो पालम जाती हैं, वो मुख्यमंत्री जो इस टाइम आतिशी मार लेना है उनके वो विधानसभा कालका जी में जाती हैं, और वो तमाम ऐसी चीजें अपने वीडियो के माध्यम से बताती हैं, ऐसे आरोप नहीं, वो वीडियो के माध्यम से बताती हैं कि ये चीजें गलत हैं, ये कूड़े का ढेर है, यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ विधायक नहीं सुन रहा है। तो आपको क्या लगता है कि 10 सालों में केजरीवाल के विधायकों ने कोई काम नहीं किया, या अभी तक स्वाति मालीवाल क्यों चुप थी, और विभव कुमार के मामले के बाद से ही स्वाति मालीवाल इतनी उग्र क्यों हो गई? देखिए, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये जो बोल्ड स्टेप दिख रहा है लोगों को स्वाति मालीवाल का, वो ओरिजिनल बोल्ड स्टेप नहीं है। हाँ, राजनीति में ऐसा होता है कि जब आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं। जनरल लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि हम आम जिंदगी में जो चीज़ चाहते हैं वो अगर हमको नहीं मिलता है तो हमारी तलखी जो है उसके प्रति बढ़ जाती है। तो यही चीज़ जो है स्वाति मालीवाल का अब दिख रहा है, विभव की घटना के बाद ही सही, लेकिन कम से कम ये बोल्ड स्टेप लिया तो स्वाति मालीवाल ने, और ये वास्तविकता दिख तो रही है देश की जनता को। दिल्ली में कितनी गंदगी है और दिल्ली का क्या हाल है, हालांकि अगर मैं ये वास्तविकता में बताऊंगा तो लोग ये सोचेंगे कि हो सकता है कि ये बीजेपी के एजेंट हों या कांग्रेस के एजेंट हों, या फिर वो एक जनरल माइंडसेट होता है कि लोग सोच लेते हैं, एक विचारधारा अपनी तैयार कर लेते हैं कि ऐसा होगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई भी व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी का ही सदस्य भी होगा, वो जाके 1 किलोमीटर दिल्ली का घूम जाए,
उसको भी पता चल जाएगा कि दिल्ली में कितनी सफाई है, दिल्ली कितना बढ़िया है। मैं आपको दावा करता हूँ, आप किसी गांव में चले जाइए, उत्तर प्रदेश के, बिहार के किसी गांव में चले जाइए, आपको जो चौराहा होगा, तिराहा होगा, वहाँ पर इतनी गंदगी नहीं मिलेगी जहाँ जितनी गंदगी आपको दिल्ली मिल जाएगी। जो कि देश की राजधानी। दिल्ली में 5 मिनट बारिश होती है और आधे 5-6 इंच 8 इंच 10 मिनट में पानी जमा हो जाता है। आप देखिए, उसके लिए आम आदमी भी जिम्मेदार है, लोग भी जिम्मेदार हैं, हम आप जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं कि हम कूड़ा कचरा घर का जो कचरा है वो कचरे की पेटी में नहीं डाल के हम उसमें डाल दे रहे हैं। लेकिन सरकार कर क्या रही है? वो जिम्मेदारी किसकी होती है? हमने गंदगी कर दी, उसकी सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? हमने जिसको इलेक्ट किया है, हमने जिसको चुना है वही सफाई करेगा ना। अब आप ये दोषारोपण करोगे। अब बीच में एक नेता से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो गोल वाला है, गोल ढक्कन जो है सीवर का, वो इसमें आता है, सरकार में आता है केंद्र की, और जो चौकोर है वो आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। हो सकता है इसका उलट भी हो, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली। लेकिन अब ये आप बताइए कि अगर आप किसी के नेता हैं, मैं आपके इलाके का व्यक्ति हूँ, मैंने आपको चुन के विधायक बनाया है, आप विधानसभा में बैठ रहे हैं, तो अब मैं आपके पास शिकायत लेके जाऊंगा तो आप बोलेंगे कि ये गोल वाला है, तो आप बीजेपी वालों से मिलिए, आप उसका समाधान ढूंढेंगे ना। नेता का काम होता है कि मुझसे नहीं हो रहा है तो जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं उनसे वो संवाद करेंगे, उसका हल करेंगे। लेकिन नेता जो भारतीय इनके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, ये इनका हाल मतलब ये बड़ी अजीब स्थिति में हो गए हैं। इनकी जो एरोगेंसी है, आज के 10-11 साल पहले जो कांग्रेस के नेताओं की स्थिति थी और अभी कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी जो स्थिति है, एरोगेंसी का जो लेवल है, वो अभी आम आदमी पार्टी के लोगों को दिख रही है। इसीलिए ये एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, लोग दुखी दिख रहे हैं। और ये जो शिफ्ट गियर लग रहा है ना, दिख रहा है आपको कि कांग्रेस जो है वो आ रही है, मंच आगे आ रही है, लड़ाई कर रही है। इतना एग्रेसिवली आपने देखा नहीं होगा कि कांग्रेस ने और भी चुनाव लड़े होंगे। हाँ, इसीलिए आज की ये विशेष चर्चा केवल कांग्रेस पार्टी पे है। हम आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को किसी अलग दिन समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि अवध ओझा के आने से, मनीष सिसोदिया की सीट बदलने से क्या अंतर होता है। लेकिन आज बड़ा मुद्दा ये है कि कांग्रेस जो 6 महीने तक भले ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रही हो सकता है 6 महीने बाद उनकी आंखें खुल गई, उन्हें समझ में आ गया हो कि वो भ्रष्टाचार है। इन मुद्दों को भुनाएगी कैसे? क्या ये केवल न्याय यात्रा काफी है? नहीं, न्याय यात्रा काफी नहीं, इनको डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी पड़ेगी। कर भी रहे होंगे। तो कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसका कुछ न कुछ, ऐसा तो है नहीं कि सब खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं, कोई थिंक टैंक नहीं उनके पास, ऐसा भी होंगे लोग। लेकिन उनके साथ एक जो दूर दराज आप सुनते होंगे कि जो लोग कहते हैं, मैं वामपंथ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप देखिए, ये आपको सुनाई देता होगा कि वामपंथियों का घेरा जो है वो पूरी तरीके से इनको ले डूब रहा है। चाहे वो ये हो राहुल गांधी हो, चाहे उनकी बहन हो प्रियंका गांधी हो, उनके चारों तरफ लोग कहते हैं कि वामपंथियों का घेरा है और इसकी वजह से जो वास्तविक जो समस्या है वो इससे दूर होते जा रहे हैं। हाँ, दूसरी तरफ जो आपने ये कहा कि इसको कैसे बनाएंगे, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो की जा सकती हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग है। शीला दीक्षित का जो समय है वो अब याद कर रहे हैं लोग जी। अब आम आदमी रिक्शा ड्राइवर जो है, आप रिक्शा में बैठिए तो कोई गंदगी दिखेगी आपको, किसी गंदी जगह पे आप अगर जाएं तो वो देख के रिक्शा वाला खुद ही बोलता है इससे अच्छी तो शीला दीक्षित थी, उनका समय बहुत अच्छा था। जो विकास देख रहे हैं आप, वो शीला दीक्षित का ही दिया हुआ है और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं। ये आम आदमी की आवाज़ है। इस आवाज़ को आप और कैसे मजबूत कर सकते हैं, ये आपका एजेंडा होना चाहिए। अगर आप शीला दीक्षित को ही भुना के अपनी स्थिति को मजबूत कर लें, सरकार बने ना बने ये दूसरी बात है, लेकिन जहां आप शून्य हैं वहां शून्य से आगे तो सृजन तो हो सकता है ना। तो ये इनके पास एक बहुत अच्छा मौका है और इनके कुछ ऐसे अच्छे कैंडिडेट्स भी हैं जो फाइट अच्छा कर रहे हैं। तो फिर सर अभी बात होती है मुद्दों पे। मुद्दों से कभी कभी लगता है कि चुनाव चेहरे पे भी लड़े जाते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से भी देवेंद्र यादव जो मेन आपको फेस दिख रहे हैं वो हैं, लेकिन और तमाम और या फिर ये चुनाव बिना फेस के कांग्रेस लड़ेगी,
फेस होगा तो कैसे, और कोई लोग भी आ सकते हैं? अब न्याय यात्रा में तो इन्होंने फेस रखा है, और देवेंद्र यादव का, और जाहिर सी बात है राहुल गांधी उनके सारे तो उसमें रहते ही हैं। लेकिन मुझे ऐसे कांग्रेस का कोई दिल्ली का बड़ा नेता नहीं दिखता है अभी फिलहाल। यस, पहले तो बहुत सारे नेता थे, लेकिन अभी कोई कांग्रेस का इतना बड़ा नेता नहीं दिखता है जिसके नाम पे ये चीजें जो है, टर्न अराउंड वाला मामला जो नहीं होता है, एकदम से बदल जाए मामला, वो नहीं दिखता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास है, जैसे हम बात करेंगे भाजपा को लेकर, भाजपा पर एपिसोड करेंगे तो हम भाजपा पर चर्चा करेंगे, तो भाजपा के पास ऐसे कई सारे चेहरे हैं जिसके आने से एक जैसे होता है बदल जाता है, माहौल बदल जाता है, तो वो माहौल बदलेगा। और भारतीय जनता पार्टी एकदम लास्ट मोमेंट पे चीजों को टर्न करना बहुत अच्छे से जानती है, वो खेलते बहुत अच्छा है। अब ये कांग्रेस जो है वो कितना कर पाएगी, चेहरा तो मुझे नहीं दिखता, मुझे तो नहीं याद आ रहा है कि कोई दिल्ली का ऐसा कोई बड़ा नेता हो जिसका नाम लें हम और नाम लेते ही चीजें बदल जाएं। तो ये तो अभी कांग्रेस में तो नहीं दिख रहा है। अभी फिलहाल तो देवेंद्र यादव का ही चेहरा हर जगह चल रहा है, वो वही पब्लिश हो रहा है हर जगह, न्याय यात्रा में घूम रहे। देवेंद्र यादव क्या दिल्ली के देवेंद्र फडणवीस हो? हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी चर्चा का विषय बन सकता है। लेकिन अभी इतनी ज्यादा छवि मैंने, जहाँ तक मेरी समझ है, ऐसे मैंने देखा नहीं कि इतनी ज्यादा अच्छी छवि है, मतलब ऐसी छवि है कि देवेंद्र यादव के नाम पे मामला बदल जाएगा। हाँ। वो जैसे एक होता ना कि वो लहर अभी कांग्रेस नहीं, वो अभी मुझे नहीं लगता है। अभी तो इनको शीला दीक्षित के नाम पे ही चुनाव लड़ना चाहिए, और शीला दीक्षित ने वाकई में दिल्ली में बहुत काम किया था। उन्होंने कितने सारे ये सब जितने ब्रिजेस आप देख रहे हैं, सड़कें मेंटेनेंस और इतनी सारी गार्डनिंग वगैरह, जो सौंदर्यीकरण होता है, वो मुझे लगता है यहाँ शीला दीक्षित नहीं किया। और इस नाम को भुनाना जो है। मेरा अगला सवाल सर है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक तरफ केंद्र में है, उनका उपराज्यपाल भी है दिल्ली में, जिसपे बार बार जो आम आदमी पार्टी है वो कहती है कि जो उपराज्यपाल महोदय हैं वो काम नहीं करने दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी और जो एक आम आदमी पार्टी का जो धड़ा है उसके बीच में कांग्रेस फंस गई है, या फिर इन दोनों को किस तरीके से आप चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते हुए दिखेंगे? मुझे तो लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस ने बहुत ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। जब से केजरीवाल का शासन अस्तित्व सामने आया, गठबंधन भी बहुत देर तक ऐसे ही चलता है। ये थोड़े से कंफ्यूज किस्म के लोग हैं। जैसे केजरीवाल ने खूब गाली दिया। केजरीवाल बहुत चालाक नेता हैं, उनको जब लगता है कि इसको गाली दे के मुझे मेरा काम चल जाएगा, तो गाली दे लेते हैं, माहौल बन जाता है, फिर उसके बाद माफ़ी मांग लेते हैं, फिर सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो केजरीवाल का तो की राजनीति को समझना बड़ा कठिन है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस को गंभीरता से इस पर काम करना चाहिए। और पिछले 10 सालों में तो इन्होंने दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं दिखाई। तो ये भी एक है कि क्या ये 10 सालों में जो असक्रियता शब्द मैं इस वजह से प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि इनके 10 सालों में इन्होंने एक नेता की इमेज भी नहीं बना पाई। ये चाहते तो अपनी पार्टी से कोई एक ऐसा नेता भी केजरीवाल के सामने खड़ा कर सकते। ये ठीक से आंदोलन नहीं कर पाते। हाँ, ये असक्रिय कांग्रेस वाले ठीक से आंदोलन नहीं कर पाते। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे जी। 2 रुपए सिलेंडर का दाम बढ़ता था ना, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो केंद्रीय नेता थे, स्मृति ईरानी को एक फोटो वायरल है जहाँ सिलेंडर उठा लेते, वो सड़क पे आ जाते थे जी। मतलब आप समझिए, अरुण जेटली जैसे बड़े नेता, ये सब लोग सड़कों पे आपको दिखते थे, आंदोलन करते थे। ये कांग्रेस का कौन सा आंदोलन दिखा आपको? कांग्रेस 10-15 साल कोई आंदोलन नहीं, आंदोलन करते ही नहीं। आंदोलन के नाम पे ये क्या करते हैं, कभी किसानों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, कभी रेसलर्स के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, जो कि उनका नेता पहले से तय होता है। ये वहां जाकर खड़े हो जाते हैं, कभी कन्हैया कुमार के साथ में खड़े हो जाते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज हैं इनकी। तो जब आप इस तरह के लोगों के साथ, फिर तो वहां आप सेकंड स्टैंडर्ड के हो गए ना। जैसे मैं पिछले, क्योंकि उनका नेता तो पहले से है। पहले बहुत समय पहले एक बार ऐसी चर्चा हो रही थी, तो हमने ये कहा था कि जब आप किसी दूसरे राज्य में जाते हैं और आप राष्ट्रीय पार्टी हैं और किसी ऐसी पार्टी से आप गठबंधन कर लेते हैं जहां पर आप सेकेंड पार्टी बन जाते हैं, तो वहां आपकी छवि अपनी छवि को बड़ा करने में बहुत समय लगता है जी। जैसे भारतीय जनता पार्टी छोटा भाई था वहां पे महाराष्ट्र में, तो छोटा भाई से बड़ा भाई बनने में कितना समय लगा उनको, और फिर उसमें कितने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, कितने सारे बवाल हुए। उसने लीडर्स भी पैदा किया। हाँ, लीडर्स पैदा किए। कुछ दिन पहले कई नेताओं के फेस आ रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब आप देखिए, अब आप वहां पर कांग्रेस के नेताओं का
आप 4 नाम नहीं ले सकते हैं महाराष्ट्र में कि कौन बनेगा। एक सबसे साफ सुथरा नेता, मतलब जिसकी छवि ऐसी मानी जाती थी कि वो हर व्यक्ति के साथ में मिल के चलता है, नेताओं के साथ में, अशोक चौहान, वो भी भाजपा में आ गए। तो इनके तो नेता नहीं टिकते हैं, कभी इधर उधर चले जाते हैं। अब मैं सर हम लोग आखिरी तरफ बढ़ रहे हैं, मैं फिर कई चुनाव का एक निचोड़ पे निकलना चाहता हूँ, जो कांग्रेस का निचोड़ है शायद, कि वो बार बार ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। वो खुद पे समीक्षा करे ना करे, वो पार्टी का अंदरूनी मामला, उस पर हम और आप टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन जिनका सबसे बड़ा प्रश्न है कि बार बार ईवीएम हैक हो जाना, ईवीएम पर लांछन लगाना। वो झारखंड जीतते हैं तो ईवीएम अच्छा है, महाराष्ट्र हारते हैं तो ईवीएम की हार है। तो आप दिल्ली चुनाव में फिर इस ईवीएम का रोल कैसे समझते हैं? अगर कांग्रेस की हार होती है तो क्या टिकड़ा केजरीवाल, बीजेपी या ईवीएम किस पे फूटेगा? नहीं, केजरीवाल पे तो नहीं फूटेगा, क्योंकि केजरीवाल का तो कोई वही नहीं है, रोल ही नहीं है, क्योंकि केंद्र में तो सरकार भाजपा की है। तो ठीकरा तो भाजपा के ऊपर ही फूटना है अगर कांग्रेस की स्थिति कमजोर रही तो। लेकिन अगर मजबूत रही, ये देखिए, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में आप कुछ भी कर सकते हैं, आज़ादी है आपको अपनी बात कहने की। तो आपको लगता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो स्वीकार करते हैं कि हाँ, ये हमसे गलती हुई और हमारे इस चुनाव में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, वो समीक्षा करते हैं। हाँ, तो समीक्षा बैठक जो होती है उसमें ये लोग कहते हैं, लेकिन प्रवक्ताओं का आजकल कुछ पता ही नहीं चलता है जी। प्रवक्ता जो हैं कुछ बोलते हैं, लीडर कुछ और बोलते हैं। अब पता लगा कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, प्रवक्ता कुछ और बोल देता है, ये कुछ और बोल देते हैं, तो फिर नेता वहां से खंडन करता है कि ये इनका निजी मत है, हमसे कोई लेना देना नहीं। अरे कैसे निजी मत है? प्रवक्ता है आपका, तो प्रवक्ता का निजी मत कैसे हो सकता है जी? निजी मत है तो वो पद छोड़ दे, प्रवक्ता ना रहे, उसके बाद अपना निजी मत व्यक्त करे। अब पता लगा भाई, मैं अगर किसी जिम्मेदार पद पे हूँ तो किसी जिम्मेदार पद पे किसी जिम्मेदार व्यक्ति को ही बैठाओ ना। हाँ, सही बात है। वो इतना मतलब ऐसा इमेच्योर व्यक्ति जो होता है, जो मैच्योर नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को क्यों बैठाना? ईवीएम की बात करते हैं तो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ही ईवीएम पे सवाल खड़ा करती है। हाँ, तो ईवीएम है किसका? कॉन्सेप्ट किसका था? 2004 के चुनाव से ईवीएम के चुनाव। ऐसा तो है नहीं कि भी 2014 में चुनाव ईवीएम से हुआ, इसके पहले भी ईवीएम से चुनाव हुए। तो अब आप ईवीएम पे सवाल उठाएं। अच्छा, फिर ये भी होता है, ये जो चुनाव आयोग है वो कहता है कि आप हैक करके दिखाइए। ये कहते हैं हम हैक कर लेंगे, हमको मौका दिए, तो आप हैक करके दिखाओ ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, हैक करवा दो उसको। सही बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, लाइव चलवाइए, 10 टीवी चैनल्स को बुलाइए, आप जो भी सोशल मीडिया पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लोग सक्रिय हैं चैनल्स, आप उनको बुलाइए और आप ऑन कैमरा उसको हैक करवा दीजिए और बताइए भाई ये है। आप जनता के सामने बातों को, तथ्यों को रखिए, प्रूफ करिए ना। आप सिर्फ ये कहेंगे, बाहर जाएंगे तो कहेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, जीत जाएंगे तो उस पर चर्चा नहीं होगी, तो ऐसा नहीं चलेगा। देश की जनता सारी चीज़ें जानती है। और फिर ये भी है कि हाँ ठीक है, आपकी चीज़ें परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, आप अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो मन में आए वो करिए। जीत जाइए तो वाह वाह करिए और हार जाइए तो बोलिए कि सब खराब है, फर्जीवाड़ा है। ऐसे नहीं चलता है। यही सब वजह है ना जो परफॉर्मेंस नहीं नज़र आ रही है। आप अपनी भाई, ये राजनीति जो है वो एक कलेक्टिव एफर्ट है जी। आपको सबको जोड़ के चलना पड़ेगा जी। राजनेता भारतीय जनता पार्टी के भी दुखी हैं अपने नेतृत्व से, और कांग्रेस के भी, और दूसरी पार्टियों के भी, बिल्कुल। लेकिन वो सामंजस्य बना के रखते हैं। आप सामंजस्य नहीं बनाएंगे तो फिर नहीं चलेगा ना। अभी 4 साल 5 साल पहले तो कांग्रेस में इसी बात की लड़ाई थी कि जो बुजुर्ग होंगे वो लीडर होंगे, कि नई पीढ़ी जो होगी वो लीडर होगी जी सर। इसी को लेकर द्वंद्व चल रहा है। तो आप द्वंद्व करेंगे चुनाव ठीक पहले तो कैसे चलेगा? एक चेहरा तो इनके पास होना चाहिए ना। चेहरा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप चेहरे पर बहुत सारी चीज़, मैं तो कहता हूँ कि इनको जो है उनकी बहन है प्रियंका गांधी, उनको लीड पे लाई, उनको बोलो कि हमारी जो बहन है ये मुख्यमंत्री बनेगी, चेंज करो। हाँ, इससे बहुत परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अब आप बनाएंगे ही नहीं। देवेंद्र यादव, ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन देवेंद्र यादव का ऐसे आक्रामक फेस नहीं है ना कि वो एकदम से बदल दे, माहौल बदल दे। मोदी जहाँ खड़े होंगे, योगी आदित्यनाथ जहाँ खड़े होंगे वहाँ माहौल बदल देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कहा बटोगे तो कटोगे, उससे 2 राज्यों चुनाव लड़ लिए। झारखंड में कितना बढ़िया प्रदर्शन रहा, भले सरकार नहीं बनी लेकिन ठीक रहा प्रदर्शन वहाँ पे। हाँ। अब तमाम बातें होती रहेंगी, विधानसभा चुनाव की तिथि की ऐलान हो जाएगी तो ये
जो बातें हैं, ये जो चर्चा ये और गर्म होगी। यात्राएं जो भारतीय राजनीति को में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, चाहे वो जयप्रकाश नारायण की यात्रा हो, चाहे वो राहुल गांधी की यात्रा हो, चाहे तमाम गांधी की दांडी यात्रा हो। यात्राओं ने अहम महत्वपूर्ण रोल या महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। अब समझना यह है कि दिल्ली की न्याय यात्रा कांग्रेस के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसके अलावा कांग्रेस अपने चुनाव जीतने के लिए और क्या क्या करती है। अब ये सब चीजें तो जब जैसे विधानसभा चुनाव पास आएंगे ये चीजें और बढ़ेंगी, और उसी के साथ हमारी कवरेज और तेज होगी। आज के एडिटर शो के लिए इतना ही। सर आपको बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला और हमको और हमारे दर्शकों को समझाया कि कांग्रेस की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या है और क्या आगे होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।